हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। पिछले लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस बताया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे मूव करने वाले हैं। दो लेक्चर में आपका एनर्जी इंटरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो लोग भी न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग आज देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया उस सभी प्रोसेस को हम लोग पीवी डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। ठीक है, और यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस इक्वेशन एज्यूम करेंगे। ठीक है, और उस रेफरेंस इक्वेशन को हम लोग सभी प्रोसेस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस इक्वेशन आप एक ले लीजिए, पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा एक रेफरेंस इक्वेशन है। ओके, अब हम सभी प्रोसेस को वन बाय वन करके देखेंगे और इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यहां पर जो आप के देख रहे हैं, ठीक है, उस के का वैल्यू हर एक प्रोसेस के लिए निकालेंगे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ओके, और आपका रेफरेंस इक्वेशन क्या है, P भी टू द पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स P इंटू वन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू वन। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, वन से मल्टीप्लाइड है। तो अब आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पे, यहां भी P है, यहां भी P है। ओके, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर v टू द पावर k है और यहां पर 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि v टू द पावर k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, सो v टू द पावर k, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, v टू द पावर 0। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर k इज इक्वल टू 0 आ गया, k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए k का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। हम लोगों ने एक रेफरेंस इक्वेशन लिया, P भी टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग एक एक करके सभी प्रोसेस में k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले आपने देख लिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में k का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इस रेफरेंस इक्वेशन में यदि आप k का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, खुद सोचिए, P इंटू भी टू द पावर 0 बराबर कांस्टेंट,
v टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यही चीज हम लोग हर एक प्रोसेस के साथ करेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जो मैंने रेफरेंस इक्वेशन पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया है, इसे आप सिंपली कहीं कहीं पर देखेंगे पी भी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे ही रेफरेंस इक्वेशन लेके सॉल्व किया जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए इस n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुनिए, इस n का वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहां पर के बताए हैं बट एग्जाम में n पूछ रहा है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। n का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके जी, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रोसेस तो हो गया, अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखेंगे। सेकेंड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, चलिए देखते हैं। तो हमारा रेफरेंस इक्वेशन क्या है, पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए के का वैल्यू फाइंड करना है। और आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है, आप जानते हैं पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, k इज इक्वल टू यहां पर 1 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए k इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि देखिए यहां पर v का पावर क्या है, 1 है, और वहां पर v का पावर k है, इसका मतलब k का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि n का वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ k या n फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज 1। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हम लोगों ने निकाल लिया कि k का वैल्यू 1 होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस में देखेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहां से देखिए क्या होगा, आपका रेफरेंस इक्वेशन क्या है, पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, तो आप पढ़ चुके हैं पी भी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जब यहां पर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू इसके लिए कितना होगा, n हो जाएगा, k का वैल्यू यहां पर n हो जाएगा। अब थोड़ा यहां पर समझिए, आइसोथर्मल के लिए k का वैल्यू 1 है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए k का वैल्यू 0, आइसोथर्मल के लिए 1 हो गया, k का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ। फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, k का वैल्यू n हो गया, और मैंने आपको बताया था कि n का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि k का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए k का वैल्यू n के बराबर होगा, और ये n जो है माय डियर, ये n 1 से ज्यादा होता है, ये 1 से ज्यादा होता है, तो k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा जी, सो k विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस का देखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस।
फिर वही चीज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस इक्वेशन लिखेंगे, पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमारा एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होता है, तो पी भी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग, तो आप क्या देख रहे हैं, यानी के का वैल्यू गामा हो जाएगा, के इज इक्वल टू गामा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, फिर यहां पर के का वैल्यू देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि गामा का वैल्यू जो होता है माय डियर वो n से ज्यादा होता है, गामा का वैल्यू n से ज्यादा होता है, तो यहां पर भी के का वैल्यू क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू पॉलीट्रॉपिक। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस देखते जा रहे हैं तो के का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और ये जो ऑर्डर है प्रोसेस का ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि इस ऑर्डर में आपका के का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। चलिए एक और प्रोसेस यहां पर बचा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, चलिए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप रेफरेंस इक्वेशन लिखिए, पी भी टू द पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा रेफरेंस इक्वेशन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दैट मींस v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप देखिए, क्या अब यहां पर आप कंपेयर कर पाएंगे, अभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, तो देखिए इस इक्वेशन में, रेफरेंस इक्वेशन में v टू द पावर k है, बट यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में v का पावर 1 है, तो आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे, दोनों एक जैसा होना चाहिए। यहां पर v का पावर 1 है तो रेफरेंस इक्वेशन में भी v का पावर 1 होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मतलब v का पावर k है तो वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि v का पावर 1 हो जाए। तो कोशिश कीजिए, देखिए यहां पे क्या है, रेफरेंस इक्वेशन आपका पी भी का पावर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और हमें क्या करना है कि v का पावर 1 लाना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/k पावर रेज कर दीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, रेज द पावर बाय 1/k ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या करेंगे, पावर को रेज कर देंगे, कितना पावर बढ़ा देंगे जी, 1/k पावर। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, p v का पावर k, और इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे 1/k, एंड कांस्टेंट के ऊपर भी पावर क्या हो जाएगा, 1/k। इस तरह हम लोग क्यों कर देंगे, इस तरह क्यों कर रहे हैं, ताकि v का पावर 1 हो जाए। v का पावर पहले k है, अब 1/k पावर रेज करेंगे तो k और k कैंसल आउट हो जाएगा, तो v का पावर 1 मिल जाएगा हमें, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। चलिए अब यहां से देखिए, तो p का पावर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/k, v का पावर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c का पावर 1/k, वो भी तो कांस्टेंट ही होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट। चलिए अब देखिए, ये अब आपका रेफरेंस इक्वेशन हो गया। हम लोग रेफरेंस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, यही है वही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ उसका क्या है, उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं। देखने में पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, लेकिन है वही इक्वेशन। अब हम लोग कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आप कंपेयर करेंगे रेफरेंस इक्वेशन के साथ, तो कीजिए कंपेयर। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पे कंपेयरिंग करेंगे, तो यहां पर देखिए v का पावर 1 यहां भी है, v का पावर 1 यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी है, लेकिन यहां पे p का पावर 1/k है, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर 1 है। इसका मतलब क्या है,
कि P का पावर 1/k, ये 1 के बराबर होगा जी, 1 के बराबर होगा कंपेयर करने के बाद। और इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब आप फिर से कंपेयर कर लीजिए, तो सोचिए आखिर k का यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा ताकि पावर 0 हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, 1/∞ बराबर क्या होगा 0, यानी k का वैल्यू यहां से क्या मिल गया हमें जी, k का वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल गया। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए k का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखेंगे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ k या n फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इनफिनाइट। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सभी प्रोसेस का हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एनालाइज किया और k का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए k का वैल्यू 0, आइसोथर्मल के लिए k का वैल्यू 1, पॉलीट्रॉपिक के लिए n, एडियाबैटिक के लिए गामा एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इनफिनाइट। तो आप देख रहे हैं कि k का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसी k के वैल्यू के आधार पे हम सभी प्रोसेस को पीवी डायग्राम पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब तो यहां से देखिए, फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसके लिए k का वैल्यू 0, ओके। सेकेंड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके लिए k का वैल्यू 1। थर्ड प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक, और उसके लिए k का वैल्यू n। एंड फोर्थ प्रोसेस एडियाबैटिक, उसके लिए k का वैल्यू गामा। एंड फिफ्थ प्रोसेस आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसके लिए k का वैल्यू इनफिनाइट। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ओके। चलिए अब हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहां पर एक एक करके सभी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन के लिए देखेंगे, ठीक है। फिर मैं सेकेंड फिगर बनाऊंगा कंप्रेशन के लिए। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। तो हम लोग दो फिगर यहां पर देखेंगे और फिर मैं क्या करूंगा, दोनों फिगर को कंबाइन कर दूंगा। तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये प्रोसेस कहां से आ रहा है, कैसे बन रहा है। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर किसके लिए बना रहे हैं, फॉर एक्सपेंशन। मतलब वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है जी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए दिखाइए यहां पे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या हो जाएगा जी, ये तो काफी आसान है, थोड़ा तिरछा हो गया, ओके ठीक। तो देखिए, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। और चूंकि एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप एरो इस तरफ देंगे, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इसके लिए देखिए k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 0। हमें बस k का वैल्यू देखना है, ठीक है, ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिखा दीजिए, ये आपका ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका k का वैल्यू क्या है जी, k का वैल्यू इनफिनाइट, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ओके। तो देखिए,
दो प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। अब इस दोनों प्रोसेस को थोड़ा देखिए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए K का वैल्यू 0 है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए K का वैल्यू इनफाइनाइट है। अब बाकी जो प्रोसेस बच गया, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, इस तीनों में K का वैल्यू 1 है, N है और गामा है। N का वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा, गामा का वैल्यू N से थोड़ा ज्यादा। यानी ये जो सब वैल्यूज है ये किसके बीच लाई करेगा? तो आप बोलेंगे सर 0 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। ये तो आप श्योर हैं। K का वैल्यू 1 कहां पर लाई करेगा? तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में कहीं लाई करेगा। N का वैल्यू क्या है? ये भी बीच में लाई करेगा, गामा भी बीच में ही लाई करेगा। ओके, तो 0 के बाद क्या होगा? 0 के बाद 1 वाला वैल्यू होगा। यानी कांस्टेंट प्रेशर के बाद जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल, जो कि इससे थोड़ा नीचे होगा। चलिए दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका K इज इक्वल टू 1 और ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दिखा दिए आप। ओके, चलिए अब देखते हैं। K इज इक्वल टू 1 भी हो गया। अब है K इज इक्वल टू N। N का वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा, तो इससे थोड़ा नीचे होगा, तो वो भी आप दिखा दीजिए यहां पे। ओके, ये हो गया आपका K इज इक्वल टू N। ओके, दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिर इसके थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि गामा वैल्यू N से थोड़ा ज्यादा होता है तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, और वो किसके लिए होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो वो भी आप दिखा दीजिए यहां से। ओके, तो ये हो गया K इज इक्वल टू गामा, एडियाबैटिक प्रोसेस। और सभी में देखिए मैंने एरो का जो साइन है वो इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है। दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन के लिए मैंने फिगर बनाया है। ठीक है, तो इस तरह आप सभी प्रोसेस को पीवी डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज, K का वैल्यू जो है माय डियर, वो इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। उसी के आधार पे तो आप सभी प्रोसेस को यहां पर दिखाए हैं। 0 के बाद K का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ गया तो 1 होगा। उसके बाद कौन सा वैल्यू होगा? N वाला, फिर गामा वाला। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन जहां भी आप देखेंगे तो वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर के थोड़ा सा नीचे होगा, पॉलीट्रॉपिक उससे थोड़ा नीचे, एंड एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक के नीचे होगा। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कंप्रेशन का देखेंगे। तो देखिए, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं, फिर यहीं पे मैं आपको कंबाइन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए उतना ड्राइंग तो मेरा अच्छा है नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि ड्राइंग आपको साफ साफ दिखे। दिस इज P भी। अब हम लोग कंप्रेशन का देख रहे हैं। कंप्रेशन मींस वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, फॉर कंप्रेशन। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट प्रेशर देख लीजिए। कांस्टेंट प्रेशर, ओके। देखिए कंप्रेशन है तो हम लोग एरो का साइन इस डायरेक्शन में देंगे। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और इसके लिए आप जानते हैं K का वैल्यू 0 होता है, दिखा दिया आप। उसके बाद हम लोग अब कांस्टेंट वॉल्यूम का देखेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ये हो जाएगा जी,
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और इसके लिए देखिए के का वैल्यू आप जानते हैं इन्फिनाइट होता है। ओके, के का वैल्यू इन्फिनाइट होगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे अब जितना भी प्रोसेस होगा वो इसी दोनों प्रोसेस के बीच में लाई करेगा, जीरो और इन्फिनाइट के बीच में, यानी के इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट प्रेशर के थोड़ा ऊपर होगा, फिर एन वाला होगा, फिर गामा वाला होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो यहां पे देखिए ओके, चलिए किसी तरह बन गया। तो ये हो गया आपका के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, वो भी देख लीजिए। छोड़िए, ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के इज इक्वल टू एन। फिर इसके बाद क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि इसके थोड़ा ऊपर होगा, ये भी चलिए देख लीजिए। ओके, ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, के इज इक्वल टू गामा। तो देखिए सभी प्रोसेस को आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया पीवी डायग्राम पर कंप्रेशन के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ओके, और यहां पर के का वैल्यू जो है वो इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ओके, चलिए ये तो हो गया एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों का सेपरेट फिगर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे आपको एक ही फिगर में दोनों को समझा दे रहा हूं, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देंगे, हो सकता है फिगर थोड़ा खराब बन जाए। देखिए ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंशन का बता दूं। ठीक है, जो आप एक्सपेंशन का देखे थे, एक प्रोसेस ये वाला था। ओके, अब ये प्रोसेस देखिए इस तरफ आ रहा है, और ये कौन सा है प्रोसेस, तो आपको याद होगा ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, के इज इक्वल टू 1। एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन का है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा जी, इसके लिए के का वैल्यू 1 होगा, और इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो अब सोचिए ये प्रोसेस तो इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, पीछे से आ रहा होगा प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस पीछे से आ रहा होगा, तो चलिए इसको पीछे भी बढ़ा देते हैं। बहुत ही खराब फिगर बन रहा है। ओके, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। हम्म,
ओके यही वाला प्रोसेस मान लीजिए, ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस ना इस तरह जाएगा जी। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, और ये हो गया आपका एक्सपेंशन के लिए, K इज इक्वल टू 1। फिर सेम वही चीज किसके लिए होगा जी? तो पॉलीट्रॉपिक के लिए होगा, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए देखिए यहां से आएगा, ये वाला होगा, ये हो गया आपका K इज इक्वल टू 1 N, और ये भी हो गया K इज इक्वल टू N। फिर उसी तरह फिर क्या होगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा। तो एडियाबैटिक के लिए आपका ये हो जाएगा, देखिए उतना फिगर को मत देखिए कि फिगर खराब हो रहा है क्या हो रहा है, बस ये देखिए कि हाँ प्रोसेस क्या है, सर क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि यही कर्व जो है यहां से यहां गया, कंप्रेशन से एक्सपेंशन तक गया है, ठीक है। तो वो आइसोथर्मल है नीचे वाला, फिर उसके बाद पॉलीट्रॉपिक वाला वही सेम कर्व है, और फिर एडियाबैटिक वाला। तो वही मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये एडियाबैटिक कर्व जो है यहां से फिर ऐसे चला जाएगा, ये हो गया आपका एडियाबैटिक कर्व, और ये एडियाबैटिक कर्व। ओके, तो बस यही आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसके लिए k इज इक्वल टू 0, और इसके लिए भी यहां पे k इज इक्वल टू 0। तो ये अभी आप कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन के लिए है। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये किसके लिए है जी? तो आप बोलेंगे सर कंप्रेशन के लिए है। ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं ये किसके लिए है? सो दिस इज फॉर कंप्रेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग से कहीं से आया है, दोनों को यहीं से निकाला गया है, ठीक है। दोनों को एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को यहीं से निकाला गया है। तो बस आप इस तरह ध्यान में रखिए। ओके, एक्सपेंशन हो रहा होगा तब वहां पर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, कंप्रेशन के लिए क्या होगा, बस आप इसे इस तरह ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो ये था माय डियर कि वेरियस प्रोसेस को हम लोग पीवी डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो k का वैल्यू या n का वैल्यू फॉर डिफरेंट प्रोसेस कितना होता है, वो मैंने आपको बता दिया, और वो आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब हम लोग यहां पर दो कर्व का स्लोप देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व्स ऑन पीवी डायग्राम। ये आपका हेडिंग है, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप पीवी डायग्राम पर कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये अब हमें पढ़ना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा यहां पर हम स्लोप के बारे में बात करेंगे कि स्लोप होता क्या है, स्लोप कैसे निकाला जाता है। ये पहले आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। स्लोप थोड़ा सा आप यहां पे समझ लीजिए, तो फिर यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। स्लोप देखिए, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये हो गया आपका
अब यहां पे कोई भी कर्व ले लीजिए, कोई भी कर्व, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व है, ठीक है, ओके। अब इस कर्व का यदि आपको स्लोप पूछ दिया जाए कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो देखिएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं मैथ में। किसी भी पॉइंट पे यदि आपसे स्लोप पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वहां से एक्स एक्सिस में एक लाइन खींचेंगे एंड वाई एक्सिस में एक लाइन खींचेंगे। ये जो y का है लेंथ वो dy कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा जी, dx, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। फिर यहां पर आप क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dx, dy बाय dx, ओके। तो देखिए, और इसे ही हम स्लोप कहते हैं, इसी tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया जी, dy बाय dx, dy बाय dx। ध्यान से समझिए, वो जो लीनियर कर्व था वो कर्व किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, तो आप बोलेंगे सर x और y एक्सिस पर है। तो आप क्या किए, यहां पे स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया, तो y में जो चेंज हो रहा है dy डिवाइड बाय जो x एक्सिस में चेंज होगा वो dx, यानी dy बाय dx आप कर दीजिए तो उस कर्व का स्लोप निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से कोई दूसरा कर्व ले लीजिए, जैसे मैं आपको ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीएच डायग्राम। अब यहां पर कोई भी कर्व है तो उस कर्व का स्लोप आप कैसे लिखेंगे, सिमिलरली वही चीज देखते हुए तो स्लोप आप इस कर्व का कैसे लिखेंगे, तो यहां पर क्या किया गया, y एक्सिस देखिए तो पहले dy लिखा गया डिवाइड बाय dx लिखा गया, तो वही चीज यहां पे करेंगे, तो पहले dp लिखा जाएगा डिवाइड बाय dh, यही उसका स्लोप हो जाएगा, उस कर्व का स्लोप हो जाएगा। यही चीज हमें यहां पर करना है, पीवी डायग्राम पर आइसोथर्मल कर्व जो होगा उसका स्लोप कितना होगा ये निकालने के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पीवी डायग्राम और आइसोथर्मल कर्व के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह का होगा जी, इस तरह का होगा आइसोथर्मल, ओके। तो इसका स्लोप कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, dp बाय dv, dp बाय dv, dp बाय dv। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, मैं यहां पे बता रहा हूं आइसोथर्मल कर्व, तब इसका स्लोप हो गया dp बाय dv। अब यहीं पे यदि पीवी डायग्राम में ही अगर दूसरा प्रोसेस हो, मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो उसका भी स्लोप तो हम लोग dp बाय dv करके ही निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए चेंज हो जाएगा। स्लोप निकालने का बस यही तरीका है कि जिस डायग्राम पर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो वहां पर हम लोग जो y एक्सिस में जो होगा प्रॉपर्टी पहले ऊपर में उसको लिखेंगे एंड जो x एक्सिस की प्रॉपर्टी होगा उसको नीचे में लिखेंगे, चाहे कोई भी कर्व हो, ठीक है, ओके। तो ये तो आपको चीज समझ में आ गया होगा, यानी हमें यहाँ पे यही वाला स्लोप निकालना है, यही स्लोप निकालना है यहाँ पर पीवी डायग्राम पर। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो आइसोथर्मल कर्व के लिए हमें dp बाय dv निकालना है और जो उसका वैल्यू होगा उसे ही हम स्लोप कह देंगे, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आइसोथर्मल कर्व के लिए स्लोप कितना होगा। देखिए फॉर आइसोथर्मल कर्व, ध्यान से देखिए, काफी आसान चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये फटाफट हो जाएगा। फॉर आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व के लिए आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ओके। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वहां पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। आखिर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, सोचिए, आखिर इसे डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है। डिफरेंशिएट कीजिएगा तब ना आपको dp बाय dv का वैल्यू मालूम चलेगा,
और हमें dp बाय dv ही निकालना है। उसी dp बाय dv को हम स्लोप कहेंगे, वही निकालने के लिए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक बार प्रेशर बाहर रहेगा, dv लिखेंगे, फिर एक बार वॉल्यूम बाहर रहेगा तो dp लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, सो p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dp बाय dv। तो dp बाय dv का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा जी, तो आप बोलेंगे सर माइनस p बाय v। माइनस p बाय v हमें मिल गया। हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस लेके ही चल रहे हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन लेके हम लोग आगे बढ़े और हमें dp बाय dv का वैल्यू मालूम चल गया माइनस p बाय v। और इसी को तो हम लोग स्लोप कहते हैं। पीवी डायग्राम पर यही तो स्लोप कहलाएगा जी। तो आप क्या लिखेंगे, सो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, दैट मीन्स टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो उसका स्लोप किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर dp बाय dv के बराबर होगा और उसे उसका वैल्यू जितना होगा वो माइनस p बाय v के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवी डायग्राम पर आइसोथर्मल कर्व का स्लोप कितना होगा, तो याद रखेंगे माइनस p बाय v होगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप देखेंगे पीवी डायग्राम पर। अब देखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का हमें स्लोप निकालना है, तो जो प्रोसेस हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यूज किया है वही सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी यहां भी आपको dp बाय dv ही निकालना पड़ेगा। पीवी डायग्राम है, एडियाबैटिक प्रोसेस ये होगा, पीवी गामा कांस्टेंट लिख दीजिए, एडियाबैटिक हो गया। तो इस प्रोसेस के लिए, इस कर्व के लिए स्लोप क्या होगा पीवी डायग्राम पर, तो मैंने आपको बताया है कोई भी कर्व हो, कोई भी प्रोसेस हो, स्लोप अगर डायग्राम सेम है तो स्लोप सेम रहेगा dp बाय dv। स्लोप सेम रहेगा मतलब ये मत समझ जाइए कि उसका वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा माय डियर। स्लोप निकालने का तरीका सेम रहेगा, मतलब dp बाय dv ही निकालना पड़ेगा आपको। और ये dp बाय dv हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं। हमें एडियाबैटिक के लिए चाहिए, तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जो तरीका हम लोगों ने वहां पे किया था सेम वही चीज। एडियाबैटिक का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको dp बाय dv मालूम चल जाएगा और वही स्लोप हो जाएगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आप जानते हैं pv का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, बस आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए, ये भी चीज आपका क्लियर होते जाएगा। डिफरेंशिएटिंग तो क्या करेंगे, एक बार v टू द पावर गामा को बाहर रखेंगे और प्रेशर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dp लिखेंगे। ओके, प्लस अब प्रेशर को बाहर रखेंगे, प्रेशर को बाहर रख दिए और v टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सोचिए। तो गामा आगे आ जाएगा और v का पावर क्या हो जाएगा जी, गामा माइनस 1 इंटू dv, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से देखिए v टू द पावर गामा dp, इसे आप उस तरफ लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस p, गामा तो है ही
v टू द पावर गामा माइनस 1 है, उसे आप कैसे लिख सकते हैं जी? तो v का पावर गामा डिवाइड बाय v लिख सकते हैं। v टू द पावर गामा डिवाइड बाय v बराबर क्या हो जाएगा? v टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू dv। ओके, अब यहां से देखिए, ये v टू द पावर गामा और ये v टू द पावर गामा कैंसल आउट हो गया, तो आपको यहां पे क्या बच गया? सो dp इज इक्वल टू माइनस गामा p बाई v इंटू dv, ये बच गया हमें। चलिए, तो यहां से आप क्या लिखेंगे? तो हमें चाहिए dp बाय dv, तो dp बाय dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस गामा इंटू p बाय v। ओके, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखिए dp बाय dv का वैल्यू माइनस गामा p बाय v आया। यही चीज तो मैंने आपको बताया कि सभी प्रोसेस के लिए dp बाय dv डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो dp बाय dv तो माइनस गामा p बाय v हो गया। ओके, अब यहां से देखिए, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व कितना हो गया जी? एडियाबैटिक प्रोसेस, उसे आप कैसे लिखेंगे? तो dp बाय dv करके ही निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? माइनस गामा p बाय v। इसे आपको याद रखना होगा माय डियर, काफी इंपॉर्टेंट है। माइनस गामा p बाय v आप रिलेट करके याद रखिए। आइसोथर्मल का स्लोप क्या था? माइनस p बाय v। एडियाबैटिक का स्लोप क्या हो गया? माइनस गामा p बाय v। ठीक है, तो ये हो गया एडियाबैटिक स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। ओके, अब एडियाबैटिक स्लोप एंड आइसोथर्मल स्लोप जो कि मैंने आपको बता दिया है, इस दोनों में थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह का रिलेशन होगा। वी नो दैट स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये आपने पढ़ा माइनस p बाय v। फिर उसी तरह स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, ये आपने क्या पढ़ा? माइनस गामा p बाय v। चलिए, अब देखिए यहां से, तो एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू, गामा को हम बाहर रखते हैं और माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं, तो माइनस p बाय v हो जाएगा जी। ध्यान से देखिए, एडियाबैटिक स्लोप माइनस गामा p बाय v है, माइनस को हम लोग अंदर लेके चले गए, मतलब माइनस p बाय v, गामा बाहर रह गया। ओके, अब यहां से देखिए, तो एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू माइनस p बाय v। ये क्या है जी? आइसोथर्मल स्लोप है, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप पीवी डायग्राम पर, तो उसे आप क्या लिखेंगे? आइसोथर्मल स्लोप। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि एडियाबैटिक स्लोप क्या होगा? गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप। चलिए, अब यहां से देखिए, तो एडियाबैटिक स्लोप को आप डिवाइड कर दीजिए आइसोथर्मल स्लोप से। कहने का मतलब आप आइसोथर्मल स्लोप को इस तरफ ले आइए, आइसोथर्मल स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू गामा हो जाएगा जी। यहां तक क्लियर है? एडियाबैटिक स्लोप डिवाइड बाय आइसोथर्मल स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? गामा। अब आप एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि गामा का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है?
कि ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो भी 1 से ज्यादा होगा। तो एडियाबैटिक स्लोप डिवाइड बाय आइसोथर्मल स्लोप ये जो रेशियो होगा वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा जी, 1 से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक स्लोप जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा आइसोथर्मल स्लोप से। आइसोथर्मल स्लोप काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो आप अभी यहां पर क्या देख रहे हैं कि एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप होगा पीवी डायग्राम पर वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होगा। स्लोप से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक फिगर में समझते हैं। मैं आपको 2 प्रोसेस दे रहा हूं और इस दोनों प्रोसेस में हमें देखना है कि कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबैटिक होगा। बस ध्यान दीजिए। आप जान चुके हैं कि एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा होगा। ओके, चलिए 2 प्रोसेस मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एक प्रोसेस ये वाला और एक प्रोसेस ये वाला। ठीक है, 2 प्रोसेस मैंने आपको यहां पर दिया। अब इस दोनों प्रोसेस में हमें पता करना है कि कौन सा आइसोथर्मल है एंड कौन सा एडियाबैटिक। चलिए देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों का स्लोप मैंने आपको बताया और दोनों का स्लोप क्या है, निगेटिव है। ये चीज नोटिस कीजिए, दोनों का स्लोप निगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता माय डियर, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो हम लोग क्या करते, इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन खींचते और वहीं से हम लोग स्लोप डिसाइड करते। लेकिन यहां पर तो स्लोप निगेटिव आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे निगेटिव एक्सिस की तरफ, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, बस इसीलिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, निगेटिव एक्सिस की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। निगेटिव एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग, ये रेफरेंस लाइन है, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों का स्लोप देखेंगे। ओके, अब देखिए, तो इसे आप मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए सेकेंड प्रोसेस। तो 1 के लिए देखिए, 1 के लिए स्लोप ये हो गया θ1। सेकंड वाले के लिए स्लोप क्या हो गया जी, आप बोलेंगे सर θ2। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि θ2 ग्रेटर देन θ1 है जी, θ2 ग्रेटर देन θ1 है। इसका मतलब सेकंड वाले प्रोसेस का स्लोप फर्स्ट वाले प्रोसेस के स्लोप से ज्यादा है। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल स्लोप कम होता है। दैट मीन्स ये सेकंड वाला क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या हो गया, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा होगा और ये θ1 क्या हो गया जी, आइसोथर्मल स्लोप। तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 2 प्रोसेस जो होगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा एंड 1 प्रोसेस जो होगा माय डियर, सॉरी ये 1 प्रोसेस जो होगा ये आइसोथर्मल हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि पीवी डायग्राम पर एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल स्लोप थोड़ा कम होगा। ठीक है, और स्लोप जो हम डिसाइड करेंगे तो जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं माय डियर, वो रेफरेंस लाइन किस तरफ ड्रॉ करेंगे, तो निगेटिव एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप निगेटिव होता है।
आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक स्लोप निगेटिव है, इसीलिए हम लोग निगेटिव एक्सिस में लाइन ड्रॉ करके वहां से स्लोप चेक करते हैं। ओके, आई होप कि यहां तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो चुका है। जिस जिस पॉइंट के बारे में मैं बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है उसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये टॉपिक ओवर हो चुका है, अब इसके आगे मूव किया जाए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। तो ये आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझना है आपको। फॉर वेरियस प्रोसेसेस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। चलिए, तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे सभी प्रोसेस के बारे में आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे कि उसका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, चलिए देखिए, तो जितने भी प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पांचों के लिए आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे। यानी हर एक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा। इसका क्या मतलब है, सोचिए। इसका मतलब है यदि कोई आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहा होगा तो क्या इक्वेशन होगा। फिर वही चीज कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हो जाएगा कि यदि कोई आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर रहा होगा तो कौन सा इक्वेशन होगा। ठीक है, तो बस हमें यही देखना है। आप मान लीजिए कि आइडियल गैस यहां पर है और ये आइडियल गैस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कर रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा। तो जब आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहा होगा तो वहां पर इक्वेशन हमें क्या मिलेगा ये देखना है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, रियल गैस के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग दे दिया है आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं जी। PV इज इक्वल टू mRT। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको इस तरफ रख के क्या फायदा, उस तरफ भेज दीजिए। तो mR/P इंटू टी। मास भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है एंड प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। इसका साफ साफ मतलब है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप उसे कैसे लिखते हैं जी, यानी V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ओके, तो यही हो गया माय डियर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और यहां पर आप क्या लिख देंगे, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है और वो आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहा होगा, अंडरगोइंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, चलिए यही है आइडियल गैस इक्वेशन। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग समझते हैं पीवी डायग्राम पर। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस,
तो मैं यहां पे आपको दो प्रोसेस दिखा रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर का। दोनों का प्रेशर, दोनों में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, इसे हम 1 2 बोल देते हैं और डायरेक्शन इस तरफ है, और इस प्रोसेस को हम लोग ए बी प्रोसेस बोल देते हैं, बट डायरेक्शन यहां पर इस तरफ। अब दोनों प्रोसेस में हम अंतर समझते हैं, ठीक है। इस दोनों प्रोसेस के में क्या डिफरेंस होगा ये यहां पर आप समझिए। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन अभी अभी आपने देखा है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ओके, चलिए अब इस 1-2 प्रोसेस के लिए देखिए, 1-2 प्रोसेस के लिए एरो का साइन इस तरफ है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहां पर बढ़ रहा है जी। फॉर 1-2 प्रोसेस वॉल्यूम बढ़ रहा है माय डियर। अब आप खुद बताइए, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो चूंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देखिए, तो 1-2 प्रोसेस के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप सिस्टम में हीट सप्लाई किए होंगे। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि आप सिस्टम में हीट सप्लाई किए होंगे, तो ये प्रोसेस आपका हीट एडिशन प्रोसेस कहलाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस। ओके जी, चलिए अब इसी तरह हम लोग सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ए बी प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है यहां पे। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है जी, तो देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस के लिए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आप बोलेंगे कि सर टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा जी, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। टेम्परेचर डिक्रीज किया, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या है सोचिए, इसका मतलब वहां से हीट रिजेक्ट हुआ होगा, हीट वहां से रिमूव हुआ होगा, तभी तो टेम्परेचर घट गया जी सिस्टम का। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग हीट रिजेक्शन प्रोसेस कहेंगे, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था माय डियर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलिए देखिए, सेकेंड प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, मतलब जब कोई आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर रहा होगा तो वहां पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, हमें ये देखना है। चलिए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जो चीज हम लोगों ने वहां किया था वही चीज यहां पर भी करेंगे। आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे जी, उस तरफ लेके चले जाएंगे जहां पे सभी कांस्टेंट है। तो एम आर बाई भी हो गया इंटू टी, ये पूरा कांस्टेंट होगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं,
P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर रहा होगा तो वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली रिलेशन में होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं, वैलिड फॉर एन आइडियल गैस undergoing constant volume process। ओके जी, आप इसे याद रखेंगे। चलिए फिर वही चीज हम लोग यहां पे थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, तो अब यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखिए, ये आपका पहला प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज सेकेंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बस वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दिस प्रोसेस इज 1 2 और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड दिस प्रोसेस इज AB और ये प्रोसेस नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए अब यहां पर एक एक करके दोनों प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहां से देखिए 1 2 प्रोसेस में, देखिए 1 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है ना जी, प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है। जैसे प्रेशर बढ़ रहा है आप खुश हो जाएंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को आप क्या कह देंगे, हीट एडिशन प्रोसेस। ये आपका हीट एडिशन कहलाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं AB के लिए। AB प्रोसेस में क्या होगा वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। AB प्रोसेस में एरो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर घट रहा है। यहां पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है माय डियर। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इसका मतलब है कि सिस्टम से हीट रिजेक्ट हुआ होगा, यानी ये जो प्रोसेस है ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ओके, तो इस तरह हम लोग वहां पर देखते हैं कि किस में हीट एडिशन हो रहा होगा और किस प्रोसेस में हीट एडिशन और किस में हीट रिजेक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्ड है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां तो हमें कुछ नहीं देखना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन आइसोथर्मल के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए माय डियर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। MR कांस्टेंट है और चूंकि ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यही है आपका आइसोथर्मल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए अब यहां पर जो मेन है, जहां पे हमको अच्छे से ध्यान देना है और सब कुछ याद रखना है,
वो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4th प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा। तो आप जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी भी टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा, ये आप जानते हैं। फिर यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि P भी का पावर गामा कांस्टेंट है। ये तो एडियाबैटिक इक्वेशन हो गया। बट हमें आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, ये आप जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। यहां से प्रेशर का वैल्यू फाइंड कीजिए। प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलेंगे सर MRT बाय V के बराबर हो जाएगा। P इज इक्वल टू MRT बाय V। अब इसका वैल्यू जो है वो हम लोग एडियाबैटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। PV का पावर गामा कांस्टेंट है, यहां P के जगह पे ये आइडियल गैस इक्वेशन का जो हम निकाले हैं वैल्यू वो यहां पर पुट करेंगे। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोगों ने P का मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि इस तरफ फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में पुट कर देंगे। कीजिए पुट, यानी P के जगह पे MRT डिवाइड बाई V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब यहां से देखिए एम आर कॉन्स्टेंट है, तो इसे हम लोग उस तरफ भेज देंगे। तो यहां पे क्या बच गया, T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, C बाय एम आर। सो T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया जी, C बाय एम आर है। मास भी कॉन्स्टेंट, R भी कॉन्स्टेंट, तो C बाय एम आर भी तो कॉन्स्टेंट होगा जी। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आप ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए माय डियर, यदि कोई आइडियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा होगा तो वहां पर T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होगा, इसे भी आपको याद रखना होगा। एंड P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप जानते ही हैं। ओके, चलिए अब यहां से देखिए फ्रॉम 1, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने आपको दो इक्वेशन बताया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, V1 बाय V2 का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 1 से देखिए P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। यहां से आप क्या लिखेंगे, V1 बाय V2 का पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 बाय P1 लिखेंगे। आप लिखेंगे ना जी, इस इक्वेशन से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो V1 बाय V2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर P2 बाय P1 टू द पावर गामा इस तरफ आ जाएगा, तो 1 बाय गामा हो जाएगा, 1 बाय गामा। तो V1 बाय V2 बराबर क्या मिल गया हमें, P2 बाय P1 का पावर 1 बाय गामा। ओके, चलिए इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हम लोग इक्वेशन 2 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं T1 V1 का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2
V2 का पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। ये वैल्यू कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चाहे 1 पॉइंट पे, चाहे 2 पॉइंट पे, चाहे 3 पॉइंट पे, जितना भी वहां स्टेट पॉइंट होगा सभी पॉइंट पे ये वैल्यू सेम रहेगा। तो इक्वेशन 2 से आप क्या देख रहे हैं, T1 V1 का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 का पावर गामा माइनस 1। अब यहां से भी हमें V1 बाय V2 फाइंड करना है, तो पावर देखिए सेम है दोनों में, तो V1 बाय V2 के ऊपर डायरेक्ट पावर लिख दीजिए गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाय T1। ओके, तो यहां से V1 बाय V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाय T1, और ये पावर इस तरफ आके 1 बाय गामा माइनस 1 हो जाएगा जी। इसे आप इक्वेशन 4 बोल दीजिए, इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए। इक्वेशन 3 में भी V1 बाय V2 दिया हुआ है एंड इक्वेशन 4 में भी V1 बाय V2 ही दिया हुआ है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होगा जी, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब P2 बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा किसके बराबर होगा, T2 बाय T1 1 बाय गामा माइनस 1। चलिए लिखते हैं, अब देखिए, सो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या लिखेंगे आप, T2 बाय T1 टू द पावर 1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा, यही लिखेंगे आप। ओके, अब यहां से देखिए, सो T2 बाय T1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाय P1, और ये जो पावर T2 बाय T1 का जो पावर है 1 बाय गामा माइनस 1, ये इस तरफ आके गामा माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, मतलब गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। ये देखिए आपको एक इक्वेशन मिल गया, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स हो या इसका एप्लीकेशन पार्ट, मतलब आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन, सब जगह आपको ये इक्वेशन यूज आने वाला है, तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। और फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस इक्वेशन का यूज हम कहां कर सकते हैं, हर जगह आप मुंह उठा के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आइडियल गैस होना चाहिए, यदि कोई आइडियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा होगा तब आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आप डिफरेंट डिफरेंट साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि वहां पर आइडियल गैस है और वो एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा है, दैट मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है वहां पर, तो आप वहां पे डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर ये आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा तो एप्लीकेशन पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्लीज आप इसे याद रखिए। तो यहां पर देखिए, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या था एडियाबैटिक के लिए, पी भी टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या था जी, सेकेंड था टी भी टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये आपने देखा। फिर थर्ड आपने क्या देखा एडियाबैटिक के लिए, ये आपने देखा T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। गामा माइनस 1 बाय गामा, ये तीन इक्वेशन आपने पढ़ा अभी, और ये तीनों इक्वेशन आप कहां पे यूज कर सकते हैं ये सबसे जरूरी है। वैलिड फॉर एन आइडियल गैस undergoing
अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे यदि आप एडियाबैटिक प्रोसेस देख रहे हैं तो वहां पे आप इस दोनों इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, इस दोनों 2 और 3 को यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि वहां पर आइडियल गैस है तब आप इस दोनों को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सोचिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक पीवी डायग्राम में एक प्रोसेस है एडियाबैटिक, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपका, मैं इसे क्या बोल दूं, ठीक है, इसे आप 1 बोल सकते हैं, 2 मान लीजिए, ठीक है, 1 से 2 जा रहा है, और ये एडियाबैटिक है, और ये भी आपको बोल दिया है कि यहां पर आइडियल गैस है, आइडियल गैस यहां पर है, मतलब आइडियल गैस ही ये प्रोसेस कर रहा है। और देखिए वहां पर आप कैसे इसको यूज करेंगे और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन में आपको P1 दिया रहेगा, यहाँ का प्रेशर P1 गिवन रहेगा, P2 गिवन रहेगा, यहाँ का प्रेशर भी गिवन रहेगा, एंड T1 भी गिवन रहेगा। क्वेश्चन में T1 1 पॉइंट पे टेम्परेचर भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको T2 पूछ रहा होगा, T2 इस 2 पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, तो तुरंत आप दिमाग दौड़ाएंगे कि यहाँ आइडियल गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा है, मतलब ये वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज होगा, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1/गामा, और इसका यूज करेंगे आप फटाक से, T2 आपको निकल जाएगा, T2 आपको निकल जाएगा। ओके, फिर एक चीज देख लीजिए, अगर ये प्रोसेस, अगर ये 1 के जगह पे 3 होता, 2 के जगह पे 4 होता, यहाँ पे स्टेट पॉइंट, इसमें आप टेंशन मत लिया कीजिए, अगर 3 और 4 होता तब आप कैसे लिखते, देखिए तब आप लिखते इसको T4/T3, T4/T3 इज इक्वल टू क्या होता, P4/P3 टू द पावर गामा माइनस 1/गामा। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी स्टेट पॉइंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे आप याद रखेंगे और आप वहीं पर यूज करेंगे जहां पर आइडियल गैस होगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक में इतना करने का जरूरत है नहीं, आप जानते हैं कि एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में बस क्या अंतर है, एडियाबैटिक में गामा होता है, पॉलीट्रॉपिक में एन होता है, एन का वैल्यू गामा से थोड़ा कम होता है। तो अंतर क्या है, सिर्फ वैल्यू में, गामा के वैल्यू में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां जहां आप गामा देख रहे हैं वहां पर आप एन पुट कर दीजिए, दैट मीन्स इसी तरह का इक्वेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फिफ्थ प्रोसेस जो है माय डियर, वो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहां पर कुछ डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे। तो सबसे फर्स्ट यहां पर क्या होगा, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां पर क्या हो जाएगा जी, T इंटू V टू द पावर n-1, वहां था गामा -1, यहां पर क्या हो जाएगा n-1, ये कांस्टेंट हो गया। फिर थर्ड देखिए, T2/T1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, P2/P1 टू द पावर n-1/n। तो यहां पर भी आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, जैसा कि आपने एडियाबैटिक में देखा था, सेम उसी तरह का यहां पर 3 इक्वेशन मिल जाएगा। और ये इक्वेशन भी किसके लिए वैलिड होगा, तो ये भी इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस undergoing polytropic process, undergoing polytropic process। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिया।
ठीक है, पांचों प्रोसेस का हम लोगों ने देख लिया एक 1 बाय 1 करके, और आप सब कुछ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक बच गया है, ठीक है, तो बहुत कम टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हीट एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन देखेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सभी सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स सेकेंड चैप्टर में अब आपका दो लेक्चर बाकी रह गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप किया जाए माय डियर। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को देखिए, समझिए, ठीक है, और फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं, और फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।